हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो मतलब इस वीडियो में हम 11वें अध्याय अष्टांग सूत्र स्तंभ 11वें अध्याय वो शादी विज्ञान अध्याय के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम बेसिकली दोष के बारे में, धातु के बारे में, उनके वृत्ति, उनके क्षय, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ये इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु बलम रम सदा देने से। तो शरीर के आधार क्या क्या चीज़ें हैं? तो वात आदि 3 जो दोष है, वात पित्त कफ। उसके बाद रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु तथा स्वेद आदि जो 3 मल हैं, स्वेद, पुरुष और मूत्र, ये जो 3 मल हैं, ये क्या करते हैं? शरीर के जीवन के मूल हैं या फिर मेन आधार है। ठीक है, तो यही क्या करते हैं? शरीर को बनाए रखते हैं, शरीर को धारण करके रखते हैं, जिससे क्या है, हमारा जीवन चलता रहता है सब। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक दोष के कर्म। तो सबसे पहले हम वाद दोष के कर्म देखते हैं। तो तम चला उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने समय दत्त च धातु नाम अक्षराणाम पाठन च अनुग्रहणात अविकृता एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक है आपका वाद दोष के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया क्या है कि उसका चल गुण सबसे मेन होता है वाद का, क्योंकि वात पित्त कफ इन तीनों में सिर्फ वात के पास से चल गुण है, वही सबको क्या करता है, उनके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो वात के कार्य क्या क्या है? उत्साह, सदा वायु क्या करता है? उत्साह शक्ति देता है, श्वास करता है, प्रवास करता है, मतलब एक्सेलेशन, निर्देशन। फिर उसके बाद चेष्टा, मतलब जो भी शरीर में कार्य होता है, उठना बैठना चलना फिरना आदि जो भी कार्य है वो सारे कार्य वात द्वारा ही होते हैं। मल मूत्र आदि विभव की प्रवृत्ति, मतलब जो भी है रिस्टोर पास आउट, ये सब सारी चीजें क्या है वो वात करवाता है। ठीक है, उसके बाद रस आदि धातुओं की उचित गति, स्रोत आदि इंद्रियों की अपने विषय की ग्रहण की कुशीलता से कृपा करता है इस। ठीक है, तो ये सारे काम को वात करता है। उसके बाद पित्त क्या करता है? पित्तम भक्ति युष्म दर्शन है, क्रूर रुचि प्रभाव मेघादि सौर्य तनु मार्ग। तो पित्त क्या करता है? पक्ति करता है। पक्ति मतलब क्या? पाचन का कार्य करता है। उसके बाद उष्म, उष्णता शरीर में लाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करता है। पहले पाचन करता है, उष्णता लाता है, दर्शन, जो आलोचक पित्त है वो दर्शन मतलब रूप को देखने में काम करता है। उसके बाद शुद्ध भूख लगते हुए प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभाव, मतलब जो शरीर में हमारे चेहरे पे कांति या फिर ब्राइटनेस रहती है वो। फिर मेधा, हमारा जो धारण शक्ति है, मतलब कोई भी चीज याद करने की शक्ति, ये सारी चीजें। बुद्धि, सूरता, शरीर संबंधी मृदुता, जो भी कोमलपन है वो सारा अनुग्रहण किसके द्वारा? पित्त के द्वारा होता है। फिर तीसरा है हमारा कफ, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंध, क्षमा तिथि, ये 3 काम करता है। स्थिरता, शरीर में स्थिरता लाता है, स्निग्धता लाता है, और संधि जो बंधन है, जो हमारे जॉइंट्स हो उनको दृढ़ बनाता है, उनको और कुशल बनाता है, ताकि और क्षमा आदि द्वारा क्या करता है? इस हमारे शरीर में कार्यों को करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने 3 वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के प्राकृतिक कार्य को देखा। उसके बाद हम 7 जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं का क्या क्या बेसिकली वर्क्स है, क्या क्या काम है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेरणा। तो प्रेरणा में क्या है? तो प्रेरणा जो रस धातु है वो क्या करता है? प्रेरणा का शरीर में पोषण करता है, जीवन। रक्त धातु रक्त के द्वारा जो भी मिनरल्स है उनका संवहन करता है, पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संवहन करता है, इसलिए रक्त का कार्य जीवन है। उसके बाद लेपह, जो मांस है वो क्या करता है? जो हमारी अस्थि है उसके ऊपर लेपन करता है, हमें आकार प्रदान करता है, तो इसलिए मांस का कार्य, मुख्य कार्य है लेपन। और उसके बाद जो मेद है वो स्नेहन का काम करता है। मेद शरीर में जो वसा होते हैं या फिर मांस का जो स्नेहन भाग होता है, वो सब जो मेद होते हैं वो संपूर्ण शरीर को क्या करता है? स्निग्ध बना कर रखता है। अस्थि का काम है वो धारण करता है, शरीर को धारण करता है, ताकि हमें जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है शरीर को, वो सब कार्य अस्थि का होता है। तो पूरा मज्जा जो होता है वो अस्थियों का पूरण करता है, उसमें जो सुशीलता होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से हड्डियों के भीतर जो स्निग्ध पदार्थ पाया जाता है उसी को हम लोग मज्जा बोलते हैं। उसके अभाव में क्या होता है? अस्थि संधि में पीड़ा, ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। और लास्ट में है आपका
गर्भोत्पादन। तो गर्भोत्पादन हमारा शुक्र धातु का कार्य है, जो कि उसका श्रेष्ठ कार्य है। वो क्या करता है, गर्भ उत्पादन के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो 3 हमारे पास मल है, कौन कौन से, श्वेत, मूत्र और पुरुष। इन तीनों का क्या क्या काम है तो उसके बारे में देखते हैं। अवष्टम्भ पुरुष से, तो पुरुष क्या करता है, अवष्टम्भ करता है। अवष्टम्भ मतलब बल की रक्षा करना, या फिर मलाशय को स्वस्थ रखना है, या फिर वायु तथा अग्नि का धारण करना है। अवष्टम्भ मतलब किसी चीज को धारण करना है या फिर पकड़ के रखना, तो उसको अवष्टम्भ करते हैं। तो ये क्या करता है, पुरुष अगर शरीर में किसी कारण से धातुओं को अच्छा हो रहा है तो ऐसे समय में वो जो पुरुष है वो शरीर में बल की रक्षा करता है। उसके बाद मूत्र का काम है कि वो क्लेथ को बहा देना, जो भी एक्स्ट्रा क्लेता है या फिर रसीय अंश है, जो भी जलीय अंश है, एक्स्ट्रा से जिसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं है, उसका संवहन या फिर शरीर से बाहर निकालने का कार्य मूत्र करता है। उसके बाद श्वेत का कर्म में क्या है, श्वेतस्य क्लेद विकृति, मतलब शरीर में कितना गीलापन होना चाहिए या फिर कितना क्लेदन होना चाहिए, उस शरीर में क्लेदन का काम या फिर उष्णता को मेंटेन करने का काम हमारा श्वेत या फिर अपना स्वेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वात वृद्धि हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो वृद्धस्थ करते हैं, मतलब जब वात वृद्ध हो जाता है तो क्या क्या करता है, कार्श्य। कार्श्य मतलब शरीर में कृशता लाता है, मतलब पतलापन लाता है। काष्णर्य मतलब आंखों के नीचे, नख के नीचे, यहाँ पे क्या होता है, कालापन देखने को मिलता है। उष्ण कामत्व, अब वात बढ़ा हुआ है तो वात का गुण है शीत, तो शीत अगर गुण बढ़ गया तो हमें क्या होता है, उसके विपरीत उष्ण मतलब गर्म चीजों की इच्छा होती है। कंप शरीर में उष्ण शीत बढ़ने की वजह से कंपना होती है, अना होती है वात, तो उसके कारण शरीर में पेट फूला लगता है, अना होता है। फिर सकृत ग्रहण, सकृत मतलब पुरुष को बांध के रखता है। सो अब क्या है, वात का सबसे स्वाति के पास तीनों दोषों में गति है, तो वो सारे कार्य स्वाभाविक करने, अगर वही विकृत हो जाता है तो वो क्या करता है, पुरुष की जो स्वाभाविक गति है उसमें वो रुकावट ला देता है। उसके बाद बल निद्रे इंद्रिय भ्रंश, तो बल नाश करता है, इंद्रिय नाश करता है और इंद्रियों को शक्ति का क्षय या हास करता है। उसके बाद प्रलाप मतलब बिना कोई असंबंध बड़बड़ करना, कुछ भी करना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिर चक्कर आना, ये दिनता आना, ये सारे लक्षण के हैं वात के बढ़ जाने पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है पित्त, वीड़, मूत्र, नेत्र, वक, क्षुत्र, त्रूण, दाह, अल्प नेत्रता, तिक्तम। तो पित्त के क्या क्या, पित्त के बढ़ने पे क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो पित्त, वीड़, मूत्र, नेत्र, वक, तो मतलब जो वीट है पुरुष है, मूत्र है, नेक है, या फिर हमारा जो स्किन है, ये सब क्या है, पीत वर्णी, मतलब हल्के येलो कलरिश दिखते हैं। ठीक है, उनमें पीलापन दिखता है। उसके बाद शुद्ध बहुत अधिक भूख लगने लगती है, त्रुट बहुत ज्यादा प्यास लगती है, शरीर में दाह मतलब जलन का होना लगता है, और अल्पनिद्रता बहुत गर्मी होने के कारण, शरीर में उष्णता होने के कारण हमें निद्रा अच्छे से नहीं होती, इसलिए अल्प निद्रा देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं श्लेष्मा, कफ के वृद्धि के कारण क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो श्लेष्मा अग्नि शदन, प्रसेक, आलस्य, गौरवम, स्वैत, शैत्य, स्तुतांगत्वम, स्वास्थ्य अतिनिग्रता। तो श्लेष्मा अगर बढ़ जाता है तो अग्नि शदन मतलब अग्नि जो है मंद हो जाती है, जैसा कि हमने इससे पहले ऋतुचर्या अध्याय में भी देखा था कि जब कफ बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, जाठरा अग्नि को मंद कर देता है। तो वही बता रहा है कि कफ बढ़ने की वजह से जो है जाठरा अग्नि वो मंद हो जाती है। फिर प्रसेक, प्रसेक मतलब लाला स्राव, मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना, आलस्य, शरीर में आलस्य का भाव होना, कोई भी काम करने में मन न लगना, ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुरुता, शरीर में भारीपन महसूस होना, पुरुष आदि की सफेदी, पुरुष पित्त जब बढ़ रहा था तो हमें पीलापन दिख रहा था, वैसे ही वात के बढ़ने पे हमें श्वेतता मतलब सफेदपन दिखता है पुरुष आदि में। उसके बाद शीतता, बहुत ज्यादा ठंडी का अनुभव होना, अंगों में शिथिलता मतलब ढीलापन हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वैसे ही श्वास मतलब अस्थमा, ये सारी परेशानी, काश मतलब खांसी, जुकाम, निद्रा का अधिक लगना, क्योंकि कफ की वजह से क्या है, हमारा तम गुण बढ़ जाता है। तो तम गुण अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर आलस्य, निद्रा, ये सारे भाव देखने को मिलते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं श्लेष्मा मतलब कफ वृद्धि के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रस वृद्धि के लक्षण। तो रस वृद्धि, रस और कफ का क्या है, आश्रय आश्रय संबंध है। तो वही बोला गया है कि रसो अपि श्लेष्मवत्। तो रस के जो बढ़ने के लक्षण है वो सेम होते हैं एज कंपेयर टू द लक्षण ऑफ द कफ वृद्धि। ठीक है, तो अनेक कारणों से बड़ा हुआ रस को ऊपर कहे गए कफ दोष की भांति विकार को, मतलब जो विकार
कफ धातु के बढ़ने पे हो रहे हैं, वही विकार हमें रस धातु के बढ़ने पे भी दिखते हैं। उसके बाद रक्तम विसर्प प्लीहा विद्रदिन पुष्ट वातस्थ पित्तास्त्र गुण उपकुश कामला व्यंग अग्निनाश समूह रक्त त्वक नेत्र मूत्रता। तो रक्त वृद्धि के लक्षण में क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले रक्त धातु के बढ़ने से विसर्प रोग मतलब हर्पिस देखने को मिलता है। प्लीहा रोग मतलब स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलता है, मतलब हमारा स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, या फिर प्लीहा पे जो भी स्प्लीन के विकार से वो देखने को मिलते हैं। वितरदी रोग देखने को मिलते हैं। कुष्ठ मतलब बहुत सारे शरीर के जो स्किन डिजीजेस है वो देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन हो जाता है। वात रक्त होता है, मतलब गॉटी आर्थराइटिस हो जाता है। पित्तज रोग होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। रक्त पित्तज रोग वही ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये सारे देखने को मिलते हैं। गुल्म रोग मतलब अर्श हो जाता है, पायल्स हो जाता है। कुछ मतलब दंत में वेदना होती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर कामला रोग मतलब आपको पीलिया विलिया हो जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं। व्यंग देखते हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब शरीर पे बहुत सारे लाल लाल धब्बे देखने को मिलते हैं। अग्नि नाश हो जाता है, मतलब अग्नि मंद हो पड़ जाती है। मूर्छा, त्वचा रोग, नेत्र रोग एवं मूत्र में लालिमा आदि सारे जो लक्षण, ये सब इसमें रक्त के विकृति में रक्त जब बढ़ जाता है तो उसके लक्षण देखे जाते हैं। उसके बाद जब मांस की वृद्धि हो जाती है तो हमें क्या क्या लक्षण देखते हैं? तो मासम गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरु उदर विद्यता कंठार स्वदि मासम च। तो मांस वृद्धि में सबसे पहले गंड बड़ा हुआ, क्या मांस धातु में गंड मारा या गंड हो जाता है, मतलब गले में यहाँ पे बड़े बड़े मांस के बड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्बुद हो जाता है, मतलब हमें ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद ग्रंथि शोथ हो जाता है, मतलब ग्रंथि जो रहती है उनमें शोथ मतलब वो फुला फुला दिखते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाती है। उसके बाद गला है या फिर उरु है जो हमारा जंघा प्रदेश है या फिर उदर प्रदेश है, इसमें क्या वृद्धि होता है, मतलब बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गले और गोद में क्या होते हैं? अधिक मांसों को उत्पन्न, मतलब बड़े बड़े मांस उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेद की वृद्धि में, तो अर्पे अपनी चेष्टितम श्वासन स्पिक स्तक उदर लंबना। तो जब मेद की वृद्धि हो जाती है तो विविध कारणों से जो बढ़ा हुआ मेद होता है उसके कारण से क्या होते हैं? मांस के समान, मांस वृद्धि के समान ही इसमें भी विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे थोड़ा सा भी परिश्रम करने पे हमें श्वास या फिर सांस फूलने लगता है। स्पीड मतलब जो हमारा बटॉक्स है, उसके बाद स्तन है या फिर उदर है, इन सब अवयव में वो लटकापन मतलब बढ़ा हुआ दिखते हैं। उसके बाद अस्थि वृद्धि, अस्थि वृद्धि में हम देखते हैं कि विविध कारणों से क्या होता है? अस्थि धातु मतलब अस्थि वृद्धि होने से क्या होते हैं? दांत की संख्या बढ़ी हुई दिखती है या फिर अस्थियों की संख्या बढ़ी हुई दिखती है। उसके बाद मज्जा के देखते हैं, तो मज्जा के बढ़ने की वजह से परवश मज्जा नेत्रांग गौरव, मतलब नेत्र और अंग में गौरवता बड़ा मतलब भारीपन देखने को मिलता है। परवसु स्थूल मूलानी, जो पर्व है या फिर स्थूल है, इन सब में ये सब बढ़े हुए या फिर दिखते हैं। फिर कुर्यात कुरुक्षान और रुचिच, मतलब इससे क्या होता है? कुरुक्षता आती है और जो अरुषि है मतलब फुंसियाँ पैदा करते हैं। शरीर में छोटे छोटे फुंसियाँ अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, ये किसका? मज्जा की वजह से। वही अगर शुक्र धातु की वृद्धि हो जाती तो अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्र अस्मृति वापी। तो शुक्र की वृद्धि से हमें अति स्त्री कामता, पुरुष स्त्री सहवास की अति अंत इच्छा करने लगते हैं। और इसमें शुक्र अस्मृति मतलब हमें शुक्र के ये स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पुरुष वृद्धि हो गई, मन में पुरुष वृद्धि हो गई, तो इसमें कुछाव आद्यमान आटो को गौरव वेदना सफर। तो विविध कारणों से बना हुआ पुरुष क्या करता है? कुछ ही मतलब जो हमारा मलाशय है मतलब रेक्टम सिग्मॉइड कोलन, इसमें क्या होता है? आद्यमान बहुत ऊपरा या फिर बहुत दर्द आदि होता है। फिर ऑटो शरीर में पेट में गुड़गुड़ाहट से पैदा होती है। उसके बाद शरीर में भारीपन लगता है और ये सब कारण उनका किसके वजह से? जो हमारा पुरुष है उसकी वृद्धि के कारण होता है। फिर मूत्र वृद्धि के कारण मूत्रम तो बस्ती निष्ठा कृत्य अप्यकृतम संज्ञता। तो मूत्र वृद्धि के लक्षण क्या क्या होते हैं कि बस्ती प्रदेश में क्या होता है? निष्ठा चुभन से पीड़ा होने लगती है। पेशाब जब करते हैं तो पेशाब करते समय हमें क्या ऐसा लगता है कि मानो पेशाब किया ही नहीं है, फिर से पेशाब करने की इच्छा जागृत होती है। तो ये सारी चीजें हमें मूत्र के बढ़ने पे या फिर मूत्र वृद्धि के लक्षण में दिखते हैं। उसके बाद स्वेदो अति स्वेदम दुर्गंध कंडो को, स्वेद के वृद्धि के लक्षण में क्या क्या देते हैं? अति स्वेद, बहुत ज्यादा शरीर से स्वेद निकलता है। शरीर भर में दुर्गंधता, मतलब शरीर से दुर्गंधता निकलती है। फिर कंडो, शरीर में
खुजली आदि ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या देखा, अ, वृद्धि लक्षण देखे। इसके अलावा कुछ और जो मल है उनके वृद्धि लक्षण में देखते हैं। जैसे इसी प्रकार अन्य शारीरिक मलों के वृद्धि लक्षण है, जैसे दूषिका उसके नेत्र मल जो है, और उसके शब्द से नासिका मल, फिर कर्ण मल का भी ग्रहण करने से, इन मलों के बढ़ जाने से क्या होता है, उन मल मार्गों में भारीपन प्रतीत होता है। इसका लक्षण देकर उनकी व्यक्ति भी समझना चाहिए। तो भारीपन जब प्रतीत होता है, जैसे नाक के, कान के, आँख के मल, इन सब में जब भारीपन प्रतीत होना चाहिए तो उनके मलों की भी वृद्धि हमें समझना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हम लोग ने वृद्धि के लक्षण पढ़े। अब अगले वीडियो में हम लोग दोष आदि या फिर जो धातु है, मल है, इनके क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको 11वें अध्याय के सारे जो दोष आदि, मल आदि एंड जो धातु आदि के 6 लक्षण हैं उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।